नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम एक बार फिर से स्पेशल रीड की क्लास पर हाजिर हुए हैं। रीड की क्लास लेकर हाजिर हुए हैं। रीड के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मैंने अभी तक करवाए नहीं हैं। बीच में रीड आगे चली गई थी तो थोड़ा सा मैंने भी विराम दे दिया और आज हम उनको वापस स्टार्ट करने जा रहे हैं धीरे धीरे। तो एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में सबसे ज़्यादा मैसेज आते थे कि सर आप जो रीड में हिंदी सेकंड लेवल है वो सेकंड लैंग्वेज जो है उस सेकंड लैंग्वेज के अंदर जो एक हिंदी में भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और जीवन दृष्टि है, उन्हें कैसे करना है, इसको लेकर काफ़ी टेंशन चल रही थी। जबकि आपको मैं बताऊं कि ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ना ही ऐसे प्रश्न आएंगे। अगर आपने लैंग्वेज सेकंड का जो अगर भाषा 2 हिंदी देखी हो तो उसका पिछला पेपर देख लेना, कोई ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में करते आए हैं, तो कोई विशेष नहीं। क्या हमारे अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश नहीं आता था, है ना? तो वही सेम चीज़ तो अब आ रही है, इसमें कंफ्यूज होने की क्या दिक्कत है। देखिए, अब हम धीरे धीरे चलेंगे। हमारे रीड के पेपर में एक अपठित पद्यांश आएगा। क्या आएगा? एक अपठित पद्यांश आएगा और उस पद्यांश में से 5 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। उसमें से 5 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, ठीक है? 5 प्रकार के प्रश्न। आपने बहुत साथियों ने तो पढ़ लिए होंगे, और पढ़ लिए होंगे तो भी अच्छी बात है। मैं आपको आज बहुत अच्छे से समझाऊंगा धीरे धीरे। 2-3 क्लास लूँगा मैं इसकी, एक क्लास में घास नहीं काटेंगे हम। 5 प्रकार के। सबसे पहला जो प्रश्न आएगा शिल्प सौंदर्य का, शिल्प सौंदर्य का। दूसरा आएगा भाव सौंदर्य का। तीसरा आएगा विचार सौंदर्य का, विचार सौंदर्य। चौथा आएगा नाद सौंदर्य का। और 5वां आएगा जीवन दृष्टि। मैं वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ जो लैंग्वेज आपको सिलेबस में दी गई है, उसी लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए, हम इस शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, जीवन दृष्टि, इन नामों के आधार पे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। जबकि ऐसा कोई मैटर ही नहीं है, जबकि ऐसा कोई मैटर नहीं है। हमें घबराने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको मैं एक शॉर्ट में बताऊं, क्या हम जब पहले पढ़ते थे तो हम कहते थे कि हाँ एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, उसके बीच में से प्रश्न आएंगे। हम क्या बोलते थे? उसके बीच में से प्रश्न आएंगे, वो हल करने हैं। वो तो मैं पद्यांश में से ढूंढ के कर ही दूंगा। मैं तो पद्यांश में से कहीं ना कहीं तो मिल जाते हैं, मैं ढूंढ के कर दूंगा। कैसे बता देते थे आप? पहले कॉन्फिडेंस था। अब इतने बड़े होने के बाद हम इनसे घबरा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ मैटर नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी रखना आवश्यक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा शिल्प सौंदर्य की। मैं चाहता तो भाव सौंदर्य की भी बात कर सकता था, लेकिन हमारा शिक्षा नियम जो क्या कहता है, सरल से कठिन की ओर। मनोविज्ञान क्या कहता है? सरल से कठिन की ओर चलना है। किस साइड चलना है? सरल से कठिन की ओर चलना है। तो सरल से अगर कठिन की ओर चलेंगे, हाँ जी क्लास सही चल रही है। बीच में थोड़ा मुझे देखना पड़ता है कि क्लास कहीं अटक तो नहीं रही है। तो सरल से कठिन की ओर चलेंगे। सबसे पहले शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। देखिए, शिल्प सौंदर्य, शिल्प जो होता है, इस शिल्प का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है बनावट। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बनावट। अब बनावट से क्या मतलब हुआ? बनावट से यह मतलब हुआ कि जो भी काव्यात्मक पंक्ति आपके सामने होगी, जो भी काव्य आपके सामने होगा, जो लाइनें आपके सामने होगी, हे आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, है ना? इस प्रकार से जो भी पंक्तियां आपके समक्ष होंगी, उन पंक्तियों के अंदर काव्य शास्त्र में से कौन कौन सी चीज़ें आ जाए, कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो क्या उसमें अलंकार कौन से हैं? हो सकता है आपसे अलंकार का प्रश्न पूछ ले कि प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। हो सकता है छंद पूछ ले, ठीक है। एक भाषा भी पूछी जा सकती है, एक शब्दावली भी पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? शब्दावली। अलंकार, छंद, भाषा,
इन चार के अलावा प्रश्न नहीं बनेगा। पहली बात ध्यान रखें, या तो वो अलंकार पूछेंगे या छंद पूछेंगे या भाषा पूछेंगे या शब्दावली। अब इसके अलावा अगर हम इसमें ले तो गुण भी ले सकते हैं, रीति भी ले सकते हैं, ठीक है, ये दो और ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना डीप वो नहीं जाएगा। एक सरल सा एक पद्यांश आएगा और उस पद्यांश को पढ़ के आपको उत्तर देने हैं। हो सकता है, पिछली बार नहीं पूछा गया था जहाँ तक मैंने 2018 वाला देखा था, तो हो सकता है कि वो आपसे अलंकार पूछ ले, छंद पूछ ले, भाषा, तो इनके, और हो सकता है नहीं पूछे, सारे के सारे वो वैचारिक पूछ ले, तो ऐसा भी हो सकता है, या भावात्मक वैचारिक दो तरह के ही प्रश्न पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, बाई चांस अगर अलंकार, छंद, भाषा, शब्दावली पूछ ले तो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना आवश्यक है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूं कि काव्य जो होता है उसमें शिल्प की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भैया जो काव्य हम पंक्ति आएगी, कविता आएगी, उस कविता के अंदर शिल्प की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत ऐसी पड़ी कि इस शिल्प सौंदर्य की उसमें आवश्यकता पड़ी। और ये शिल्प सौंदर्य है क्या, पहले एक चीज और, आपने कभी देखा होगा संजीव पासबुक होती है 10वीं 12वीं में, उसमें होता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। इस कला पक्ष को ही क्या बोला जाता है, शिल्प सौंदर्य बोला जाता है। इस कला शिल्प को ही कला पक्ष को ही क्या बोला जाता है, शिल्प। और कला के अंदर आता है छंद, अलंकार, और इसमें मोस्टली व्याख्या ही आती है। अब हमारे जो सिलेबस है उसमें ये जो भाव है ना, इसमें मुख्य रूप से क्या है, रस है। डायरेक्ट रस नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से रस का प्रश्न आएगा। कैसे आएगा, थोड़ा टफ था इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा है, इनमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात करें शिल्प की, किसकी बात कर रहे हैं, शिल्प सौंदर्य की। और मैं अभी आपको जो बताने वाला हूं, जो समझाने वाला हूं, हाथों हाथ याद होंगे, ये भी मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। हाथों हाथ में सारा ये शिल्प सौंदर्य यहीं खत्म कर दूंगा, दोबारा आपको कोई सी भी क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, और वो भी मैं आपको अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, किसकी बात कर रहे हैं, हाँ, पहले मैं बात कर रहा था कि आखिर इस शिल्प सौंदर्य की कविताओं में आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, कभी किसी भी चीज का सौंदर्य बढ़ाना है ना। देखो, कोई स्त्री है, कोई नारी है, वो बहुत सुंदर है, ठीक है, लेकिन अगर उसे आभूषणों से युक्त कर दिया जाए, ठीक है, केवल आभूषण नहीं, आभूषण भी है उसमें, वेशभूषा भी है उसमें, बिंदी भी है उसमें, काजल भी है, A to Z सारी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री है, तो उसके सौंदर्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए किसी भी काव्य की रमणीयता, किसी भी काव्य की क्या है, रमणीयता अथवा उसके सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, शिल्प सौंदर्य की। आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि किसी काव्य के में की रमणीयता के लिए या सौंदर्य वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो शिल्प सौंदर्य की। ऐसा प्रश्न आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो अब मैं थोड़ा सा ये नीचे वाले मिटा देता हूं। हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शिल्प सौंदर्य की, शिल्प सौंदर्य की, ठीक है। सबसे पहले हमारे सामने है अलंकार। अलंकार के बारे में जानना, हम 6 अलंकारों के बारे में विशेष जानेंगे जो अलंकार पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अनुप्रास, आपको बहुत अच्छे से आता होगा। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ठीक है। उपमा, चलो रूपक दे देते हैं पहले, रूपक बाद में देते हैं ताकि सही रहेगा। उपमा, उत्प्रेक्षा, जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा सिर्फ। उसके बाद है रूपक, उसके बाद है अतिशयोक्ति, और एक है मानवीकरण, ठीक है। और एक नवा अलंकार और लेते हैं, पुनरुक्ति प्रकाश। ये अलंकार जो हैं, मैं देख लेता हूं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हाँ जी, थोड़ा सा है, नीचे लिखा है मैंने, तो थोड़ा सा आप इसे याद रखें, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, है ना। इसको दोनों को मिटा देता हूं, इन दोनों को मिटाकर 7वां
और फिर मैं चलिए यहीं लिख देता हूँ। 8वां है मानवीकरण और 9वां अलंकार है अतिशयोक्ति। ये कुछ अलंकार हैं जिन्हें हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसकी चर्चा स्टार्ट करूं, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा। सबसे पहले अलंकारों की बात कर लेते हैं कि अलंकारों के काव्य में आवश्यकता क्यों पड़ती है। अगर मैं बात करूं, अलंकारों का शाब्दिक अर्थ होता है ये अलम धनकार के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है शोभा बढ़ाना, शोभा करना या सुशोभित करना। किसी भी काव्य साधारण सी युक्ति को अगर चमत्कार या प्रभावपूर्ण ढंग से अगर हमें कहना हो तो हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। और मैं अगर अपनी देसी भाषा में बोलूँ ना, तो किसी भी व्यक्ति को झाड़ पे चढ़ाने का काम करना हो ना, कि मतलब चढ़ा रहे हैं, हम कहते हैं ना कि बस चढ़ा मत ज़्यादा, है ना, तो वो चढ़ाने का काम कौन करते हैं? वो करते हैं अलंकार। कैसे करते हैं? देखो, मैंने किसी से कहा कि तुम्हारा मुख जो है वो सुंदर है। मैंने किसी से कहा तुम्हारा मुख सुंदर है। अब उसने सामने वाले ने सुन लिया कि हाँ ठीक है, मेरा मुख है और सुंदर है, बात खत्म हो गई। वहीं उसे हम इस तरह से कहते हैं कि चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, है ना, चंद्रमा सा कांतिमय मुख रूप दर्शन है तुम्हारा। अब सामने वाला क्या करेगा? झाड़ पे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा नहीं। बस अब संसार में मेरे जैसा बड़ा कोई सुंदर है ही नहीं। तो अलंकारों को कहीं ना कहीं अलंकारों की आवश्यकता काव्य में इसलिए पड़ती है कि उसकी शोभा बढ़ाई जाती है ना, शोभा बढ़ती है, उससे उसकी सुंदरता बढ़ती है, बल्कि उसके बात में, उक्ति में प्रभाव आता है, वजन पड़ता है, इसलिए अलंकारों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले हम जो अलंकार है, बड़ा सरल अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। अनुप्रास अलंकार, देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है, आप सबने परिभाषा पढ़ रखी होगी। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति यानी एक वर्ण एक से अधिक बार कंटिन्यू आएगा, लगातार आएगा। मेरी बात पे ध्यान दें, मेरे एक एक शब्द पे ध्यान देवें। कोई भी वर्ण जब एक से अधिक बार का मतलब होता है वो 2 बार भी आ रहा है ना अगर, तो अनुप्रास अलंकार है। 3 बार आ रहा है तो भी अनुप्रास है, 4 बार आ रहा है तो भी अनुप्रास है, 5 बार आ रहा है तो भी अनुप्रास अलंकार है। समझ आई बात? तो अनुप्रास अलंकार वही होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखते हैं अब, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, है कि नहीं? भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो देखिए यहाँ पे अनुप्रास हुआ कि नहीं हुआ? भावर्ण की आवृत्ति हुई कि नहीं हुई, है ना। जैसे रघुपति राघव राजाराम, है कि नहीं र की आवृत्ति। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, है ना, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो त की आवृत्ति हुई कि नहीं हुई? ठीक है। जैसे कानन कुंडल कुंचित कैसा, कानन कुंडल कुंचित कैसा, बात आई समझ में? कानन कुंडल कुंचित कैसा। तो यहां पर भी क्या हुआ? क वर्ण की आवृत्ति हुई कि नहीं हुई? तो जहां एक वर्ण की एक से अधिक बार, हाँ मैं एक ऐसा एग्जांपल भी आपको बता देता हूं जिसमें एक से अधिक बार सिर्फ 2 बार ही हो। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। तो इसमें देखिए सिर्फ 2 बार आया है, क भी 2 बार आया और भ भी 2 बार आया। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर पूछा जाए कौन सा अलंकार है, तो वहां होगा अनुप्रास अलंकार, है ना। अब मैं आपको बता दूं, आप जितने भी जने इस वीडियो को देख रहे हो, ऑनलाइन हो या इसे जो भी पूरा देख रहा है, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको इन वीडियोस के अंत में या बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें बताता चलूँगा जिससे आपको ये भाव सौंदर्य, कला सौंदर्य प्रश्न करना ईजी हो जाएंगे। वो मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से हम पहचाने कि यहाँ कौन सी चीज़ है, कैसा प्रश्न है तो क्या करना है, तो ये भी मैं आपको साथ साथ में बता दूंगा, ठीक है। तो आप समझ गए अनुप्रास, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, रघुपति राघव राजा राम, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए,
कानन कुंडल कुंचित कैसा, कानन कठिन भयंकर भारी। तो मैंने काफ़ी 5-6 एग्जाम्पल आपको बता दिए। बहुत से एग्जाम्पल हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चटनी चटाई, है ना। ये स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहे तो उसकी इच्छा है, नहीं लेना चाहे तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए मिटा देता हूँ, 1 2 3, हाँ ठीक है। जैसे और भी है, खड़क सिंह है, खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, है ना। बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से एग्जाम्पल, हर वर्ण से आपको एग्जाम्पल कोई ना कोई मिल जाएगा। अब बात करता हूँ मैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब बात कर रहे हैं हम यमक की। यमक अलंकार क्या कहता है? यमक अलंकार क्या कहता है? देखिए, यमक अलंकार ये कहता है कि अब की बार वर्ण की आवृत्ति नहीं होगी, शब्द की आवृत्ति होगी। शब्द की, अच्छा एक सेकंड रुको, मैं आपको अनुप्रास में एक चीज और बताता हूं। कई बार अंत में जब तुकबंदी आए ना इस प्रकार से, जैसे वही एग्जांपल लिखता हूं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो ये जो अंत में जो तुकबंदी आती है ना, ये म वाली तुकबंदी, यहाँ पर भी ध्यान रखना अनुप्रास अलंकार होता है। क्यों? अनुप्रास अलंकार के भेद भी हैं, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, है ना। तो हम वो भेदों तक नहीं जाएंगे क्योंकि हम कोई सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का पेपर नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इतना डीप नहीं जाएंगे। बस आप ये याद रखें, अंत में जो तुकबंदी आती है तो वहाँ पर भी कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। हाँ, अब मैं चलता हूँ यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या कहता है? यमक अलंकार कहता है शब्दों की आवृत्ति। क्या होगी यमक अलंकार में? शब्दों की आवृत्ति होगी, शब्दों की आवृत्ति, शब्दों की आवृत्ति होगी। और शब्दों की आवृत्ति से तात्पर्य ये हुआ कि इस बार कोई 2 शब्द एक जैसे आएंगे, 2 शब्द एक जैसे आएंगे और प्रत्येक बार उनका अर्थ अलग अलग होगा। प्रत्येक बार उनका अर्थ कैसा होगा? अलग अलग होगा। क्यों होगा? और अलग अलग होगा ना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। शब्दों का एक जैसे शब्द आएंगे और उसका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा है, यहाँ घटा है, 2 शब्द आए हैं वाक्य। अच्छा, ये एक साथ आने जरूरी नहीं है, पूरे पंक्ति के अंदर कहीं पर भी आ सकते हैं। काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें देखिए घटा घटा 2 बार आया, लेकिन दोनों बार इसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। दोनों बार इसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। एक बार घटा का मतलब हो जाएगा बादल हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा इसका अर्थ कम होना। काली घटा का घमंड घटा, है ना। जैसे आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल चलता है पॉपुलर, कनक कनकते सोगुनी, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, है ना। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए वो राग जाए वही खाए वो राय। दोनों को खाने पर ही आदमी पगला जाता है। एक सोना है और दूसरा क्या हो जाएगा? धतूरा। सोना और धतूरा, तो एक जैसे शब्द आएंगे, वो साथ साथ में भी आ सकते हैं और वो एक दूसरे कहीं पर भी उक्ति में आ सकते हैं। प्रत्येक बार उसका जो अर्थ होगा वो अलग होगा, प्रत्येक बार उसका अर्थ जो होगा वो अलग होगा। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। जैसे एग्जाम्पल बताऊं आपको मैं, और हाँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, सजना है मुझे सजना के लिए, है ना। गाना सुना होगा आपने, सजना है मुझे सजना के लिए। तो अब देखिए, यहाँ सजना और यहाँ पर भी सजना, दोनों सजना, दोनों अलग अलग सजना हैं। एक में आप अपना श्रृंगार करेंगे, एक में आप अपना क्या करेंगे? श्रृंगार करेंगे। तो दूसरी ओर सजना यानी पतिदेव है, यानी स्वामी है। ईर अलावा भैरे की कोनी है ना, ईर अलावा कहीं मत समझा, सजना है। तो यहाँ पर देखिए 2 बार आया है और दोनों ही बार उसका अर्थ जो है अलग अलग है। जैसे लाल दुपट्टा मलमल का, लाल दुपट्टा मलमल का कि हृदय मेरा मलमल गया,
कि हृदय मेरा मलमल गया। इसमें देखिए मलमल और यहाँ मलमल। मलमल एक तो है वस्त्र का प्रकार, एक तो है वस्त्र का प्रकार, और दूसरा मलमल क्या है? दूसरा मलमल है गदगद होना, है ना, गदगद होना। हृदय जो है गदगद हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। लाल दुपट्टा मलमल का कि हृदय मेरा मलमल गया। ठीक है, बात आ गई हो समझ में? देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम इन 5-6 अलंकारों को अगर समझ लेते हैं तो फिर हमारा ये शिल्प सौंदर्य का प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हम छंद भी जानेंगे, भाषा बहुत छोटी, ये 2 चीज़ बहुत छोटी, बस अलंकार और छंद को समझना है। ये मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, वो भी समझ आ जाएगा। और मैं आपको कुछ शॉर्ट बातें बताऊंगा, उनका ध्यान रखें आप। कुछ शॉर्ट बातें बताऊंगा, बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा। इन प्रश्नों को हल करते समय निम्न 5 बातों का ध्यान रखें, आप कभी भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। जैसे यमक अलंकार, और बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल। केवल 2 बार ही नहीं है, 1 से अधिक बार कोई शब्द अगर वाक्य में पंक्ति में आता है और उसका प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग होता है, तो वहाँ पे कौन सा होता है? यमक अलंकार। जैसे हमने बात की, एक एग्जाम्पल और लिख लिया, सारंग, सारंग, सारंग ले, ये सारंग ने सारंग गयो, सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोल्यो आय, सारंग बोल्यो आय। सारंग मुख से कछु कहे, सारंग मुख से कछु कहे, सारंग निक्षो जाए, निक्षो जाए। यहाँ क्या मतलब हुआ? सारंग शब्द है 3, 4, 5 बार आया है और प्रत्येक बार उसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। कैसे? सारंग ने सारंग गयो, सारंग ने सारंग गयो मतलब सांप को मोर ने पकड़ रखा है। सारंग ने सारंग गयो, सांप को मोर ने पकड़ रखा है, मोर ने सांप को पकड़ रखा है। ऐसे ले लीजिए, मोर ने सांप को गयो, ठीक है, या उल्टा ले लीजिए, उल्टा ले लिए आपको सही समझ आ जाएगा। मोर ने सांप को पकड़ रखा है, तभी ऊपर आसमान में क्या है? सारंग आकर गर्जना करने लगे, अर्थात बादल गरजने लगे। और आपको पता है जब बादल गरजते हैं तो मोर बोले बिना नहीं रहता। तो अगर मोर, या फिर मोर है, अगर मोर अपने मुख से कुछ भी बोले ना तो सांप निकल के भाग जाएगा, सांप निकल के भाग जाएगा। तो ऐसे जो एग्जाम्पल आते हैं जिसमें, ऐसे जो एग्जाम्पल आते हैं जिसमें एक शब्द 1 से अधिक बार आता है और प्रत्येक बार उसका अर्थ जो होता है वो अलग अलग हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। हाँ, और बताइए, बता देते हैं। अब आप देखिए, बोलो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए जैसे दीपक ले, दीपक ले दीपक चली, दीपक ले दीपक चली, कर दीपक की ओट, कर दीपक की ओट, है ना। दीपक ले दीपक चली, कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं, दीपक करता चोट। अब इस एग्जाम्पल में क्या है? इस एग्जाम्पल में ये कहना चाहता है कि दीपक ले दीपक चली, कर दीपक की ओट, है ना। इसमें भी देखिए, दीपक को लेकर, यानी दिया, या दिया कौन सा होगा? है ना, दिया। दीपक लेकर दीपक चली, दीपक होता है स्त्री, दीपक को लेकर दीपक चली अर्थात दिए को लेकर स्त्री चली। कर दीपक की ओट यानी पर्दा, पल्लू से उसने क्या कर रखा है? पर्दा कर रखा है। दीपक ले, दिए को लेकर स्त्री चली, पर्दे की करके ओट। अगर दिया, इसका अर्थ है जलना। अगर दिया, दीपक दीपक नहीं, अगर दिया जलता नहीं रहता तो दीपक करता चोट। तो ये क्या माना जाएगा? दीपक जो होगा वो हृदय पर चोट करता है, यानी अशुभता का प्रतीक माना जाएगा। किसका माना जाएगा? मतलब यहाँ पे बुझा हुआ दिए की बात है।
जो बुझा हुआ दिया है ना, बुझा हुआ दिया जो है, ये तो मार्कर खराब हो रहा है, ठीक है। तो बुझा हुआ जो दीप है वो मन पर चोट करता है, मन पर चोट, भाई मन पर चोट करता है ना, अपन बुझा हुआ दीपक को अशुभता का प्रतीक मानते हैं, अशुभता का प्रतीक मानते हैं। तो देखिए ऐसे एग्जांपल आएंगे, दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओर, जे दीपक दीपक नहीं दीपक करता चोट। तो इस प्रकार के जब एग्जांपल आते हैं तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, वहां पर यमक अलंकार होता है। इस बात को भी आप अच्छे से समझ लें। तो दो अलंकार मैंने आपको बताया, एक में वर्णों की आवृत्ति होती है और एक में शब्द की आवृत्ति होती है। शब्द की आवृत्ति होती है तो अर्थ जो होता है वो प्रत्येक बार अलग अलग होता है, प्रत्येक बार अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। किसकी बात करते हैं, श्लेष अलंकार। मैं ये मिटा देता हूं अब ऊपर वाला थोड़ा सा, ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। हाँ ये भी मिटा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ सौंदर्य, सेल्फ सौंदर्य, ठीक है। हाँ तो हम अभी क्या कर रहे थे, श्लेष की बात कर। देखिए श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। मतलब जब एक अर्थ के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, मतलब वो उसमें एक वो मूल अर्थ दे रहा होता है, फिर उससे संबंधित कोई दूसरा अर्थ निकलता है, तो वहां पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। यहां पर अब देखिए जो सुबरन है इसके एक से अधिक अर्थ हैं। कैसे भाई, सुबरन को ढूंढते हुए फिरते हैं कौन, तीन व्यक्ति, कवि कामुक और चोर व्यक्ति। सुबरन यानी कवि के संदर्भ में तो भाई सुबरन अर्थात सुंदर अक्षर, कवि जो होता है वो सुंदर अक्षर ढूंढता फिरता है। कामुक व्यक्ति जो होता है सुवर्ण अर्थात सुवर्ण, सुंदर चेहरा ढूंढता हुआ फिरता रहता है। और जो चोर होता है, चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा, सोना। तो जो श्लेष अलंकार होता है उसमें एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, तो वहां होता है श्लेष अलंकार। जैसे एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको, ये भी लिख लेना आप, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। यही लिख देता हूं ताकि एक साथ स्क्रीनशॉट अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है। जैसे पानी, मैं आगे वाली पंक्ति नहीं बता रहा हूं, सीधी जो मेन पंक्ति है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक है, मतलब मोती मानुष चून है ना, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अगर संसार में एक बार इन तीन चीजों का पानी चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। जैसे अगर किसी मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होगा चमक, अगर मोती की चमक चली जाती है तो उस मोती की संसार में कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है इज्जत, अगर मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो फिर पानी का, मनुष्य का कोई मतलब नहीं रहता। और अगर चून में क्या होता है, आटा होता है क्या, चून है ना। तो जब एक शब्द का अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होता है, तो ऐसी कंडीशन पे अगर बात की जाए तो वहां पे क्या होता है, वहां पर कभी भी हाँ कभी भी वहां पे श्लेष अलंकार होगा। ये अलंकार थोड़ा सा टफ पड़ता है, इसे आपको थोड़ा समझना पड़ता है। 4 ऑप्शन होते हैं तो थोड़ा समझ आ जाता है, 4 ऑप्शन होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हाँ, और ऑप्शन इन्हीं में से होंगे, ऑप्शन याद रखें इन्हीं में से होंगे। बाई चांस श्लेष समझ नहीं आ रहा तो आप बाकी देखिए कि नहीं बस इसमें अनुप्रास नहीं है, यमक नहीं है, उपमा नहीं है, तो चलो श्लेष होगा। तो आप कई बार उस तरीके से भी कर सकते हो। और मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, बस इतना कह सकता हूँ, मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, उपमा अलंकार को समझने से पहले हमें 3-4 चीज़ों को समझना पड़ता है।
सबसे पहले उपमेय, सबसे पहले उपमेय, सेकंड है उपमान, तीसरा है समान धर्म और चौथा है वाचक शब्द। इन सबको समझना ज़रूरी है, इन सबको समझकर ही हम अच्छे से कर सकते हैं। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए। समान धर्म क्या होता है? उपमेय और उपमान की समान विशेषता, दोनों में एक जैसे गुण होते हैं, या समान गुण, वही समान धर्म होता है। और वाचक शब्द क्या होते हैं? ये पहचानने के लिए शब्द होते हैं। सा, से, सी, सा से सी, सम, समान और सरिस, ये इन शब्दों को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, समान धर्म उपमेय और उपमान की, ठीक है। और वाचक शब्द होता है सा से सी, सम, समान, सरिस। तो आपको इस तरह से ये 4 चीज़ें ध्यान में रखनी है। इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी किताबों में मिल जाता है, लेकिन आप फिर ढूंढते कहाँ फिरोगे, यहीं से उतार लेना समझने के लिए, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इतनी देर में, तो क्यों बाद में फिर मुझे शिकायत रहती है कि सर आप हमें स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते। एक तो आप तो पढ़ाते फास्ट हो। देखिए, फास्ट पढ़ाता नहीं हूँ, मोस्टली क्या चीज़ है कि मैं आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता, बस सीधी सी बात ये, मैं आपका समय नष्ट नहीं करना चाहता। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आपको देखना होगा थोड़ा सा धीरे करके देख सकते हो, वो तो आपके पास मौका है ना, आपके पास धीरे करके देख सकते हो। लेकिन मैं आपके साथ धीरे धीरे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता, इसलिए मैं मुद्दे वाली बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। उपमा अलंकार देखिए, जैसे कोमल कलाइयाँ कुसुम सी, किसके जैसी? और नयन मृग नयन से सुंदर। कोमल कलाइयाँ कुसुम सी और नयन मृग नयन से सुंदर। अब देखिए, इसमें पहले पहचानना उपमेय क्या है। पहले तो देखो पहचानने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा ऐसी पंक्ति आकर पूछा जाए कि इसमें अलंकार कौन सा है, तो जहां सा से सी सम समान सरिस जब शब्द आ जाए तो वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। फिर भी हम देख लेते हैं इसको। कोमल कलाइयाँ कुसुम सी, यहाँ तुलना हम किसकी कर रहे हैं? कलाइयों की। तो कलाइयाँ क्या है? उपमेय है। हम किससे कर रहे हैं तुलना? हम तुलना कर रहे हैं उपमान। और याद रखना, ये जो वाचक शब्द होते हैं ये हमेशा उपमान के साथ लगे मिलेंगे आपको, ठीक है। ये हमेशा उपमान के साथ लगे मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, उपमेय की तुलना की जा रही है किससे? उपमान से। दोनों में समान गुण क्या है? कोमल। कलाइयाँ भी कोमल हैं और फूल भी कोमल होता है। तो हमें उपमेय मिल गया, उपमान मिल गया, और ये समान धर्म मिल गया, और इसमें ये क्या मिल गया? वाचक शब्द। ये क्या मिल गया? वाचक शब्द। तो कोमल कलाइयाँ कुसुम सी, नयन मृग नयन से सुंदर। सुंदर जैसे नयन जो नेत्र हैं वो किसके समान सुंदर है? मृग नयन, मृग के नयनों से सुंदर। सेम बात हो गई। तुलना हम कर रहे हैं नेत्रों की, किसके नेत्रों की? मृग के नेत्रों की। उपमान समान धर्म, सॉरी, ये वाचक शब्द है, ये वाचक शब्द है। और सुंदर क्या है? समान धर्म, समान धर्म। बात आई समझ में? तो इस तरह से हम उपमा अलंकार पहचान सकते हैं। और एग्जांपल बताता हूं, 2-4 आपको समझ आ जाए। हाँ, मैंने कहा ना ये वीडियो है, आज लाइव नहीं है क्लास। ये जो क्लास है वो लाइव नहीं चल रही है, तो आप इसको रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। लाइव में नहीं चला पाया, लाइव में कोई दिक्कत है, क्योंकि लाइव एक तो व्याकरण की क्लास जो है वो चल रही है कंटिन्यू, 24 क्लास हो चुकी है, आज 25 क्लास हो चुकी है कल, है ना, तो वो चल रही हैं। इसके अलावा लाइव में करूँगा, लेकिन 16-17 तारीख से शिक्षण विधियाँ लाइव करूँगा, ठीक है। आगे देखिए, पीपर
या पीपल ही लिख देता हूं, पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल पात सरिस मन डोला मतलब मेरा मन है उपमेय वो पीपल के पत्ते के समान, ये क्या हो जाएगा, वाचक शब्द है। और डोलना जो है वो क्या है, समान धर्म। इतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको तो ये दिखाई देगा ना शब्द। मैंने बताया था सा, से, सी, सम, समान और सरिस। ये अगर आपको किसी में मिल जाए तो वो याद रखना कि क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, पीपल पात सरिस मन डोला। ठीक है, सा से सी, जैसे और बता दूं क्या, कोमल कलाइयाँ कुसुम से नयन मलिक से, और राम सा है रूप प्रताप दिनेश सा, काम सा है रूप प्रताप दिनेश सा। तो ये सा से सी इस प्रकार से। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से है ना। तो यहाँ पे सम आ गया ना, मैंने आपको बता रखा है बस। क्यों, अपने को फिलहाल ज्ञानी तो बनना ही नहीं है, अपने को तो रीड सेलेक्ट होना है। उसके बाद आइएगा कभी फुर्सत से अलंकारों को अच्छे से करने के लिए, फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की तैयारी जब करो ना, तब मुझसे संपर्क करना। तब हम अलंकारों को इतना खोल के पढ़ेंगे कि ज़िंदगी में कभी दोबारा अलंकारों के लिए आपको किसी किताब को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंठस्थ होते हैं। जब मैं 11th 12th पढ़ाता था तब यही था, टेबल पर बैठ के बस एक एक अलंकार उनको मेरे साथ बुलवा के मैंने रटवाए हैं। तो समझ आ जाता है ना, उसके बाद अलंकार खूब से रट लेना चाहिए। समझ नहीं आए तब तक नहीं रटिए। तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो यहाँ पे ये कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है। कौन सा हो जाता है, उपमा। हाँ, अब आगे चलते हैं। उत्प्रेक्षा कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का भी आपको शब्द बता दूं, देखो, मानो, मनो, मानो, मनो, मनु, मनहु, जानो, जनो, जनु, जनहु, ये इसके वाचक शब्द हैं। सेम वही नियम है। ये उपमा उत्प्रेक्षा रूपक में उपमेय उपमान का संबंध चलेगा। इसमें तो हमने बात की थी कि उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, और इस बार उपमेय की उपमान में कल्पना की जाएगी। क्या की जाएगी, कल्पना। और कल्पना करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग साथ में किया जाएगा, जैसे बढ़त ताड़ को पेड़, बढ़त ताड़ को पेड़, मनु चूमन आकाश, मनु चूमन आकाश। तो मतलब ताड़ का पेड़ जो है ना वो बढ़ रहा है, मानो ऐसा लगता है वो आकाश को चूमना चाहता है। कल्पना की जा रही है भाई, ताड़ का पेड़ जो है वो तो अपना स्वाभाविक रूप से लंबा होता है, तो वो तो उस हिसाब से बढ़ रहा है। लेकिन 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 कवि कल्पना कर रहा है कि उसको देखकर वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उसे देखकर लगता है कि मानो आकाश को चूमना चाहता है। ठीक है, जैसे उस काल मारे तनु कांपने उनका लगा, तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ। तो आपको ज़्यादा डीप जाना ही नहीं है, आपको तो मानो दिखाई दे गया, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। किसी भी आपका जो काव्य पठितांश आए ना, पद्यांश या पठितांश आए, तो याद रखें उसमें अगर आपके क्या कहते हैं उसे, पद्यांश में मानो वगैरह शब्द है, मानो, मनो, मनु, जानो, जनो, जनु, जनू, तो आप याद रखें उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कन्फ्यूज होने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे वो एग्जाम्पल और बताऊँ आपको, हाँ, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट छीन,
चंचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटचीन, मनहु सुर सरिता बिच उछरत दो जुगमीन, है ना भाई। चमचमात चंचल नयन, नायिका के जो नेत्र हैं वो चमचमा रहे हैं, बिच घूंघट पटचीन, घूंघट की ओट में, मानो चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पटचीन, मानो सुर सरिता बिच उछरत दो जुगमीन, मानो किसी नदी के बीच मछलियों का एक युगल जोड़ा उछल रहा है। वो घूंघट के बीच में इस प्रकार से, है ना, चंचलता दिखा रहे हैं और उन्हें देखकर कवि कल्पना करता है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी तालाब या नदी के अंदर मछलियों का युगल जोड़ा जो कर्तव्य दिखा रहा है। तो ये कल्पना करता है कवि, और जहाँ कल्पना की जाएगी वहाँ इन शब्दों का, वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और जहाँ प्रयोग किया जाएगा वहाँ क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आए, ये जो क्लास है उसमें से कुछ भी नहीं समझ आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि सर ये चीज़ क्लियर करो, ये चीज़ हमें ढंग से बताइए, ताकि मैं उस चीज़ को और बेहतर तरीके से बता सकूं। ठीक है, हाँ, मिटा देता हूँ ये। ठीक है, देखिए ये चीज़ें बेसिक जानकारी है, इन बेसिक जानकारी हो गई तो आपके 5 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे के पूरे सही होंगे, आप ये मान के चलें। अब मैं आपको पहले रूपक नहीं बता के मैं आपको मानवीकरण बताऊंगा। रूपक थोड़ा लास्ट में, मानवीकरण, बल्कि आज की क्लास में रूपक नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि रूपक को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, सबसे ज़रूरी है और टफ अलंकार है। ज़रूरी तो क्या है, ज़रूरी तो इनमें से है ज़्यादा। यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा में से एक अलंकार पूछा जा सकता है, अगर आएगा तो, जरूरी नहीं पूछा ही जाए। मानवीकरण, जब मनुष्य की क्रियाओं का, मनुष्य के मतलब ऐसी क्रियाएं जो मनुष्य करता है या ऐसे कार्य जो मनुष्य करता है, उस पर प्रकृति का जब आरोप कर दिया जाता है, मतलब वे सभी क्रियाएं प्रकृति के माध्यम से बताई जाती है, यानी सजीवों के द्वारा किए जाने वाले कार्य को जब प्रकृति के माध्यम से बताया जाता है, तब वहाँ मानवीकरण होता है। उन प्रकृति की क्रियाओं को, उन मनुष्य क्रियाओं को प्रकृति में मानवीकृत कर दिया जाता है। कैसे? जैसे सखी मेघ आए बन ठन संवर के, सखी मेघ आए बन ठन संवर के। अब सखी क्या करिए भाई, मेघ आए हैं, हे सखी बादल आए हैं और बन ठन संवर के, मतलब तैयार हो रहा है, रेडी, रेड काले रंग का पाउडर लगा, लोगों के काजल वाजल डाल के और एकदम पाउडर उड़ाने आए हैं ना, बरसने के लिए आए। तो अब ये सजने संवरने का काम स्त्रियां करती है, बादल कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशन पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे माती थाप हवा की पड़ती, पेड़ों की बज रही ढोलकिया, पेड़ों की बज रही ढोलकिया। मुझे बताओ, ढोलक बजाने का काम, जो मतलब सूखे पत्ते हैं उन पर जब लू के फटकार लगती है गर्म हवाओं की, तो वो सूखे पत्ते बजते हैं, मानो कोई ढोलक बजा रहा हो। कल्पना तो है, मान लिया, लेकिन यहाँ ढोलक बजाने का काम तो मनुष्य करता है, प्रकृति कैसे कर सकती है? प्रकृति ढोल थोड़ी बजा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। मतलब आप ये देख लेना किसी भी कविता में कि वास्तव में कोई ऐसी चीज़ है कि मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को प्रकृति के माध्यम से बताया गया है, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे 9th क्लास में एक पाठ चलता है, 9th क्लास में, उसमें है एक 2 लाइन है, मुझे 2 लाइन याद आ रही है। खेत में खड़ा हरा ठिगना चना, खेत में खड़ा हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर। मतलब खेत में जो मटर के पौधे पे, चने के पौधे पे जो फूल आ रहे हैं, उन फूलों को देखकर कवि कल्पना कर रहा है कि खेत में खड़ा हरा ठिंगना चना, और उस फूल को देख के बांधे मुरेठा। मुरेठा कब बांधते हैं? शादी के समय दूल्हे के सर पे बांधा जाता है, ठीक है। बांधे मुरेठा शीश पर दूल्हा बनकर खड़ा है,
दूल्हा बनकर खड़ा है। अब चने का पौधा दूल्हा क्यों बनेगा? चने का दूल्हा बनने का काम तो प्रकृति का तो है नहीं, मनुष्य का काम। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल बड़े, ये तो बड़ा सरल अलंकार है, देखते ही पता लग जाता है कि हाँ थोड़ा हास्यात्मक चलता है, समझ आता है बहुत इजीली। तो प्रकृति द्वारा जब मनुष्य क्रियाओं को बताया जाता है तो याद रखना कि वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। मैं और भी एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, लेकिन वो मैं एक्सरसाइज में बताना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करवा दूँ, सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दूँ। और एक साथ घास भी नहीं काटना चाहता मैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। अब पहले, अच्छा अतिशयोक्ति में लिख दिया था, पुनरुक्ति प्रकाश नहीं लिखा था, है ना? यहाँ 2 बार अतिशयोक्ति लिख दिया। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति देखिए, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, लंबी लंबी फेंकना, पढ़ते ही पता लग जाता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब देखिए, लंबी फेंकी कि नहीं फेंकी, कि हनुमान की पूंछ में अभी तक आग भी नहीं लगी है और लंका जल गई, राक्षस भाग गए। तो पहले पूंछ में तो आग लगाने दे, पूंछ में आग लग जाती, उसके बाद लंका जलाते, तब राक्षस भागते। लेकिन लंबी लंबी फेंकी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग, है ना? एक वो मुझे याद नहीं है ढंग से पंक्ति में, फिर भी बताता हूँ आपको। इस प्रकार है कि जब मान लो महाराणा प्रताप के बारे में, कि वो एकदम नाले के पास पहुँचते हैं और उसके बाद जो चेतक घोड़ा तो होता नहीं है, वो नाला पार, है ना, सॉरी चेतक घोड़ा नाला पार करता है, उसकी टांग टूट जाती है इस प्रकार से। तो वो ये कि राणा ने सोचा इस पार, मैं इसको यूं बता रहा हूँ, राणा ने सोचा इस पार कैसे करूं मैं नदियां पार, तब तक घोड़ा था उस पार। अब देखिए, अभी तक राणा इस पार खड़ा हुआ सोच रहा है कि मैं इस नाले को, नदी को कैसे पार करूं, और सोचने के साथ ही वो सोच ही रहा है, उतने में उसने नाला पार ही कर लिया। ऐसा कैसे संभव है? तो ये तो अतिशयोक्ति हो गई ना, बड़ा चढ़ा के लंबी लंबी फेंक दी। कई बार कोई गप्पे मारते हैं तो कहते हैं ना कि बस 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 बहुत हो गया। तो ये इस अतिशयोक्ति अलंकार में तो गप। और एक गप मारूं मैं, एक बढ़िया सी गप मारता हूं। बालों को खोलकर मत चला करो, सूरज रास्ता भूल जाएगा। अब बताओ, कि फुल तगड़ी फेंक दी, अब तो समेट भी नहीं पा रहे। बालों को खोलकर मत चला करो, सूरज रास्ता भूल जाएगा, है ना? तो अब इतने लंबे बाल कि सूरज भी रास्ता भूल जाए, पूरी पृथ्वी ढक जाए, भाई ऐसे इंसान के बाल तो हो नहीं सकते। किसकी तुलना की जा रही है? मतलब बालों को खोलकर मत चला करो, सूरज रास्ता भूल जाए। शिव जी ने खोला त्रिनेत्र, जल गया कामदेव। मतलब शिव जी त्रिनेत्र खोलते ही वो जल जाता है। अभी तक उन्होंने उनके सामने क्रोधाग्नि देखी नहीं है। तीसरा नेत्र खुला था, उतने में वो कामदेव जल के भस्म हो गया, राख इधर उधर उड़ भी गई। तो ये इस प्रकार के जब वर्णन आते हैं जो लंबी लंबी फेंकते हैं, वहां पे हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहां पे कौन सा होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और अब एक अलंकार और बता देता हूं मैं आपको। क्या अलंकार है वो? पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश में भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी यमक की तरह 2 शब्द आते हैं एक साथ, जैसे मोही मोही। इनके बीच में योजक चिन्ह मिल जाएगा अलग तक। और कई बार अगर आपको नहीं मिले तो भी आप ध्यान रखना, एक शब्द एक से अधिक बार यानी 2 बार आएगा और दोनों बार उसका अर्थ समान होगा। यमक में समान नहीं होता, इसमें समान होता है। ये सिर्फ और क्या करता है? रिपीट करता है। जैसे बार बार मोही, है ना? बार बार मतलब बार बार, लगातार, ठीक है? रोज रोज, बात समझ गए आप? ठीक है।
धीरे धीरे, ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश। जबकि शब्द की पुनरुक्ति होती है पर अर्थ जो होता है वो समान ही रहता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जैसे बार बार मोहि दिखा, वो 10वीं क्लास में है ना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, बार बार मोहि मुकुल, मतलब लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम जी को, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हो, क्या मुझे एक तुरंत ही मतलब एक फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हो? इस प्रकार से वर्णन है, लाइन मुझे याद नहीं आ रही है। तो पुनरुक्ति प्रकाश में इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मैंने देखिए आपको बताया, अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है, अर्थ अलग अलग होता है, श्लेष में एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, उपमा अलंकार सा से ऐसी समान सरिसवाचक शब्द हैं, उत्प्रेक्षा मानो मनो मनु मनु, जानो जनो जनु जनहु ये वाचक शब्द हैं, अतिशयोक्ति में बड़ी लंबी चौड़ी फेंकी जाती है, मानवीकरण अलंकार में प्रकृति, मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को प्रकृति के माध्यम से बताया जाता है। पुनरुक्ति प्रकाश आपके समक्ष है। और अब बचता है एक रूपक, जो कि आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, वो होगा कल की क्लास में। तो इस पर, और ये ज़रूरी भी है, तो एक चीज़ छोड़नी, बस कल रूपक अलंकार करेंगे और उसके बाद हम करेंगे भाव सौंदर्य। कल की क्लास में होगा भाव सौंदर्य। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप भाव सौंदर्य को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से देखें, और बाद में मैं आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बाद आपके भाव सौंदर्य और ये क्या कहते हैं सेल्फ सौंदर्य कभी भी गलत नहीं होंगे। आप उन 5 बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको बहुत शानदार 5 बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं कल शाम ठीक 7 बजे।